सुप्रभात प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी एक बार पुनः आप सभी के समक्ष अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि मैंने बताया था कि पूर्व के वीडियो में मैंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रारंभ किया था, जिसमें मैंने सबसे पहले जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को अपने डिस्कस का विषय रखा हुआ था। और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझने से पहले मैंने पहले के वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि संज्ञान क्या है, यानी कॉग्निशन किसको कहते हैं, और इसके साथ ही साथ संज्ञानात्मक विकास क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। आज का जो मेरा ये वीडियो हो, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जीन पियाजे की थ्योरी को शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। जीन पियाजे की थ्योरी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, इसलिए और जब तक हम जीन पियाजे की थ्योरी का कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक हमें लगता है कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे सीटेट के पेपर में वो हम लोगों के लिए कर पाना, उसको सॉल्व कर पाना बहुत कठिन होगा, मुश्किल होगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उस पर आपका कंसेप्चुअल नॉलेज हो सके, उस पर आप कंसेप्चुअल पकड़ बना रखें अपना। तो इस क्रम में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कई सारे बहुत महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं, कंसेप्ट हैं, या कह सकते हो कि कुछ बेसिक एजम्पशन है, कुछ मूल अवधारणाओं पर आधारित जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो उन मूल अवधारणाओं को एक एक करके हम लोग समझेंगे। और आप लोगों से जैसा कि सजेशन मिला था कि वीडियो थोड़ा छोटा बनाएं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जीन पियाजे के कई सारे 8-10 कंसेप्ट या 8-10 अवधारणाएं बताई गई हैं, लेकिन उनमें से एक एक करके मैं वीडियो में शामिल करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे छोटा वीडियो बन सके। तो सबसे पहले मैंने जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो महत्वपूर्ण संप्रत्यय है उसमें से पहला संप्रत्यय मैंने जो उठाया है, हमें ये समझना है कि आखिर एक चीज़ ये होता है कि ये जो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होता है इसके सहारे हम क्या करते हैं। मैंने बताया था कि संज्ञान में कई सारी मानसिक शक्तियाँ मिल करके हमारे आपके संज्ञान को बनाती हैं, ठीक है। और फिर हम उनके सहारे क्या करते हैं, कॉग्निटिव फंक्शनिंग करते हैं। संज्ञानात्मक कार्यविधि जो हमारी होती है जिसको हम कॉग्निटिव फंक्शनिंग कहते हैं, जिसके सहारे हम आप अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उसको हम कॉग्निटिव फंक्शनिंग कह सकते हैं, या कह सकते हो कि संज्ञानात्मक कार्यविधि उसको कह सकते हैं। तो संज्ञानात्मक कार्यविधि क्या होती है कि जैसे बहुत सारी प्राप्त सूचनाओं को हम कॉग्निटिव उसके सहारे जो आपका कार्यविधि है उसमें क्या होता है कि बहुत सारी सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। उन सूचनाओं को प्राप्त करके उनको ग्रहण करते हैं, यानी अपनी मेमोरी में उसको स्टोरेज करते हैं। साथ ही साथ उसको समझते हैं कि उस पर चिंतन करते हैं कि ये किस योग्य है, ठीक है। उनको संगठित करके, यानी उनको व्यवस्थित करके उन सूचनाओं को हम क्या करते हैं कि जब भी किसी परिस्थिति में हमें उनकी आवश्यकता पड़ती है तो उनका हम उपयोग करते हैं। ये क्या है, हमारा कॉग्निटिव फंक्शनिंग होता है हमारे अंदर। इसी कॉग्निटिव फंक्शनिंग के सहारे ही हम अपने वातावरण को अनुकूल बना पाते हैं, ठीक है। जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग हम करते हैं उसमें इसकी 2 मुख्य विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 संगठन, नंबर 2 अनुकूलन। संगठन क्या है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, संगठन से तात्पर्य जो प्रत्यक्षिक इसमें दिया हुआ है, संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं, यानी परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन को एक सार्थक पैटर्न मतलब तमाम सारी किसी चीज़ के बारे में कोई सूचना हमको जब मिलती है, जैसे कि ये रिमोट है, रिमोट के बारे में बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास हैं जिनके आधार पे हम रिमोट को समझते हैं। समझने का मतलब है कि रिमोट का एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क हमारे दिमाग में बना हुआ है। जैसे ही रिमोट का नाम हम लेते हैं, रिमोट को दिखाते हैं, आप इसको देख करके, आप परसेप्चुअल करके आपके तुरंत कॉग्निटिव फंक्शनिंग होती है। इससे संबंधित जो भी सूचनाएं आप अपने फ्रेमवर्क में बैठाए रखे हैं वो कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संगठन होता है, ऐसे ही जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी चीज़ों के बारे में हमारा आपका ज्ञान है, हमारा आपका संज्ञान है, उनका क्या है कि एक फ्रेमवर्क बना करके, एक
कॉग्निटिव स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बना हुआ है, और जैसे ही उनकी आवश्यकता पड़ती है तो वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो तमाम सारी सूचनाएं हमें हमारे अंदर इकट्ठा हुई हैं चीज़ों के बारे में, वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर संगठित होकर के कार्य करने लगती हैं। तो कहने का मतलब है संगठन से तात्पर्य है कि तमाम सारी बौद्धिक सूचनाएं जो हमें प्राप्त होती हैं उनको एक सार्थक पैटर्न यानी व्यवस्थित तरीके से एक पैटर्न में व्यवस्थित करते हैं हम, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मानसिक संरचनाएं कहते हैं। यानी मानसिक संरचना क्या होती है, जो ये हम तमाम सारी सूचनाओं को एक सार्थक पैटर्न में अपने कॉग्निशन में इकट्ठा करते हैं, एकत्र करते हैं, या किसी चीज़ से संबंधित एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। मोबाइल के विषय में आपका एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, रिमोट के विषय में आपका एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, लैपटॉप के विषय में एक आपका फ्रेमवर्क बना हुआ है। इसी फ्रेमवर्क को हम मानसिक संरचना कहते हैं, और इसी में जो सूचनाएं हम इकट्ठा करते जाते हैं उसी को हम संगठन कह सकते हैं। ठीक है, तो संगठन हमें किस प्रकार से सहायता देता है। जैसे संगठन प्रत्येक बालक अपनी खुद की मानसिक संरचनाएं बनाता है और खुद की मानसिक संरचनाओं का संगठन करता है, और वो क्या करती हैं, जो वातावरण के साथ समायोजन में उसके समायोजन तथा उसके ज्ञान और उसके कार्यों को संगठित करने का कार्य करती हैं। ठीक है ना, वातावरण के साथ समायोजन करने में एक तरह से संगठन के अंतर्गत आने वाली जो मानसिक संरचनाएं हैं वो हेल्पफुल होती हैं, सहायता पहुंचाती हैं। ठीक है, जैसे बालक आप ही मान लीजिए, जैसे एक संगठन में एक चीज़ और आ जाता है कि जैसे अलग अलग मानसिक संरचनाओं को जोड़ करके, ठीक है, अलग अलग मानसिक संरचनाओं को हम जोड़ करके जब एक करके संगठित करते हैं तो उसको भी संगठन के दायरे में हम ला सकते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो किसी चीज़ के बारे में कोई सूचना जो हमें पहले से प्राप्त होती है, ठीक है, उसको हम फ्रेमवर्क में फिट करते हैं। फिर क्या करते हैं, कुछ और सूचनाएं अगर मिलती हैं तो उनको भी संगठित करते हैं। जीवन पर्यंत हमारा किसी भी चीज़ के बारे में कंसेप्ट जो बनता है इन्हीं के सहारे बनता चलता है। हम चीज़ों को तमाम सारी सूचनाओं के आधार पर संगठित करने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें एक बालक जो है वो कुत्ता, बिल्ली और गाय के कंसेप्ट को जानता है। यानी कुत्ता, बिल्ली और गाय को जब वो पहली बार देखता है तो उसका एक मानसिक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर उसके दिमाग में बना हुआ होता है, और अब वह जब इन सब को जानने के पश्चात किसी एक वर्ग में उसको बांटता है, एक वर्ग में उसको निर्धारित करता है, जैसे एक वर्ग में जोड़ करके उसको जानवर कहता है। यानी कुत्ता, बिल्ली, गाय, हाथी, ये सब क्या हैं, एक जानवर हैं। तो अभी तक वो कुत्ता, बिल्ली से परिचित था, लेकिन जब उसने जाना कि नहीं ये सब जानवरों की कैटेगरी में आते हैं तो उसने एक कैटेगराइज किया, यानी संगठित किया अपने कुत्ता, बिल्ली और गाय वगैरह जानवरों से संबंधित जो भी उसका मानसिक संरचना बनी हुई थी उसमें एक चीज़ और ऐड की कि ये सब जानवरों के कैटेगरी में आते हैं, उसका वर्गीकरण करता है। यानी दो संप्रत्ययों को जोड़ करके, जब हम दो संप्रत्ययों को जोड़ करके एक नई स्कीमा या नई मानसिक संरचना बनाते हैं तो हम कह सकते हैं उसको संगठन कहते हैं। ठीक है, जैसे छोटे छोटे ज्ञान को जोड़ करके बड़ी समझ बनाना ही संगठन है। एक बालक होता है कि पहले वो अक्षर ज्ञान करता है, ठीक है, एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर उसका बनता है, संगठित करता है, फिर उस संगठन में वो शब्द बनाना सीखता है, शब्दों से वाक्य बनाना सीखता है। यानी कई सारी अलग अलग मानसिक संरचनाओं को जोड़ करके एक उसमें एक स्कीमा में या एक मानसिक संरचना में एडजस्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, समायोजन करने, संगठित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम संगठन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले अक्षर पहचानना, फिर इनसे शब्द बनाना, शब्दों से वाक्य बनाना। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार की संगठन की प्रक्रिया होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और संगठन के सहारे हम किसी भी सीखने को अर्थपूर्ण बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब संगठन से ही जुड़ी हुई जो दूसरी, इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, कॉग्निटिव फंक्शनिंग का जो दूसरा कॉग्निशन में कार्य करता है वो है अनुकूलन। संगठन आपने समझ लिया, अब अनुकूलन को समझते हैं। और अनुकूलन कैसे संगठन से संबंधित है। व्यक्ति किसी भी मिलने वाली नई सूचना को पूर्व निर्मित मानसिक संरचना में संगठित करने का प्रयास करता है। ठीक है, हम आप मान लीजिए एक ये रिमोट है, एक बच्चा है, रिमोट के बारे में
या कोई भी व्यक्ति है, रिमोट के बारे में आपको बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं कि रिमोट से आपने पूर्व निर्मित एक बौद्धिक संरचना आपने बना रखी थी रिमोट के विषय में से कि इससे टीवी चलती है, ठीक है। फिर आपको पता चला नहीं, रिमोट के सहारे हम बैठे बिठाए पंखा भी चला सकते हैं, यहीं से बैठ कर के टीवी एसी ऑन कर सकते हैं, यहीं से बैठ कर के हम ट्यूबराड या लाइट कमरे की ऑन कर सकते हैं। तो एक नया वो मिला, ठीक है ना। होता क्या है कि जो किसी चीज़ के बारे में, जैसे रिमोट के बारे में है, हमारा जो पुरानी एक बौद्धिक संरचना बनी हुई है, जब उसमें हम कोई नई सूचना उससे संबंधित, रिमोट या किसी चीज़ से संबंधित जब नई सूचना मिलती है तो हम क्या करते हैं कि कभी कभी होता है कि उसको अचानक जब मिलता है तो हमें समझ में नहीं आता है, तब हम क्या करते हैं, अनुकूलन के कार्य करते हैं, ठीक है। संगठन करने के पश्चात अनुकूलन की प्रक्रिया करते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में पूर्व निर्मित जो हमारी मानसिक संरचना होती है उसमें हम संगठित करने के प्रयास करते हैं, परंतु कभी कभी इस कार्य में हम सफल नहीं हो पाते हैं। तब हम कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, कॉग्निटिव फंक्शनिंग की अनुकूलन की प्रक्रिया अपनाते हैं। अनुकूलन क्या चीज़ है, आइए देखते हैं। अनुकूलन जीन पियाजे के अनुसार एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो बालकों को वातावरण के साथ समायोजन करने की ये जन्मजात शक्ति होती है। यानी अनुकूलन क्या है, अनुकूलन बालकों के अंदर वातावरण के साथ एडजस्ट करने के लिए एक जन्मजात शक्ति प्राप्त होती है, जिसको हम अनुकूलन कहते हैं। इसके पूर्व मैंने बताया था ना कि पहले तो वो नई सूचनाओं को उसी फ्रेमवर्क में जो पुरानी उसकी बौद्धिक संरचना बनी है उसमें वो फिट करने का प्रयास करता है, संगठित करने का प्रयास करता है। लेकिन संगठित कर पाने में जब वो असफल होता है तब वो उसका अनुकूलन नहीं हो पाता है, तो अनुकूलन करने की प्रक्रिया वो करता है। और अनुकूलन करने की यह प्रक्रिया उसके अंदर जन्मजात होती है। किसी भी नई परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करने की जो ये जन्मजात प्रक्रिया होती है उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। अब अनुकूलन से क्या होता है कि अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने पूर्व ज्ञान, यानी पहले का जो मेंटल स्ट्रक्चर बना है, तमाम सारी सूचनाओं को इकट्ठा करके संगठित करके, और नवीन अनुभवों, जो नया उसको अनुभव मिल रहा है, उसके बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। जैसे अनुकूलन की भी दो उप प्रक्रियाएँ होती हैं, ठीक है। नंबर 1 इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा आत्मसातीकरण, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं, और नंबर 2 समाविष्टीकरण, या इसको हिंदी में एक शब्द और इसके लिए आता है समायोजन, ठीक है ना। समायोजन को अंग्रेजी में एडजस्टमेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ इससे आशा है एक्मोडेशन। समाविष्टीकरण या समाविष्टीकरण की जगह के स्थान पर हो सकता है कि समायोजन शब्द का प्रयोग हो, तो आप कंफ्यूज ना होंगे क्वेश्चन में। समायोजन या समाविष्टीकरण, जिसको अंग्रेजी में एक्मोडेशन ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी का एक ही शब्द इसके लिए मिलेगा, एक्मोडेशन। तो अनुकूलन की जो ये प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो जन्मजात प्रक्रिया बच्चों में पाई जाती है, जिसके द्वारा पूर्व अनुभव और नए अनुभव के बीच में एक बालक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, और ये संतुलन स्थापित करने के लिए वह अनुकूलन के अंदर दो उप प्रक्रियाएं करता है। नंबर 1 आत्मसातीकरण, नंबर 2 समाविष्टीकरण। चलिए अब हम समझते हैं आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या समाधान अथवा वास्तविकता से अनुकूलन हेतु पूर्व में सीखी गई योजनाओं, अनुभवों या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, ठीक है। आत्मसातीकरण करने की प्रक्रिया क्या होती है कि जैसे आपका पूर्व में किसी चीज़ के बारे में कोई एक अनुभव है, पूर्व में कोई चीज़ आपने सीखी है, ठीक है। सबसे पहले एसिमिलेशन में क्या करेंगे कि नया कुछ भी अनुभव हो रहा है तो पहले उसी में फिट करने का प्रयास करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा बच्चा होता है, वो हर चीज़ को खाने की क्रिया से संबंधित करता है। अभी उसका कॉग्निशन कहाँ तक डेवलप है कि हर चीज़ को वो खाने की वस्तु समझता है, और यही कारण है कि ज़मीन पे पड़ी हुई कोई भी चीज़ वो मुंह में रखने का प्रयास करता है, मुंह में रखता है। मुंह में क्यों रखता है? क्योंकि उसने एक जो उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर खाने के प्रति बन रखा है कि हर वस्तु, अभी उसका कॉग्निशन उस बच्चे का साल भर या कह सकते हैं साल भर 18 महीने 17 महीने का जो बच्चा होता है उसका कॉग्निशन केवल खाने के प्रति बना हुआ, और यही कारण है कि वह ज़मीन पे पड़ी हुई किसी भी चीज़ को
मुंह में रख लेता है। ये क्या है, उसका आत्मसातीकरण करना है। कभी कभी एग्जाम्पल दे करके यही प्रश्न भी शामिल कर देते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया हो रही है तो ये जीन पियाजे के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है, तो आप समझ लीजिएगा आत्मसातीकरण, यानी बच्चे के द्वारा किसी भी चीज़ को खाने की वस्तु समझ करके अपने मुंह में रखने की जो प्रक्रिया वो करता है, जो कार्य करता है, उसको हम एसिमिलेशन के अंतर्गत रखते हैं। क्यों रखते हैं, आप इसमें देख रहे हैं, इसमें ये हाईलाइट जो किया हुआ है, इस शब्द को पढ़िए कि दूसरे शब्दों में नवीन अनुभवों अथवा सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से है। यानी आत्मसातीकरण की प्रक्रिया वह होती है जिसमें बालक पूर्व निर्मित बौद्धिक संरचना किसी चीज़ के बारे में यदि है उसका, तो पहले तो वो उसी में फिट करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये क्या है, उसका आत्मसातीकरण करने की प्रक्रिया है। जैसे भोजन के प्रति, खाने की चीज़ों के प्रति एक बालक का पूर्व में बौद्धिक संरचना बनी हुई है, अब कोई भी चीज़ वह मुंह में उठा के रखने की जो प्रक्रिया करता है, वो हर चीज़ को खाने की प्रक्रिया से एसिमुलेट कर रहा है। ठीक है ना, वो उसी में फिट करने का प्रयास कर रहा है। ये क्या है, उसका आत्मसातीकरण है। इसको और कई एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। इस चीज़ पे फोकस करिएगा कि नवीन अनुभवों, आत्मसातीकरण किसको कहते हैं, नवीन अनुभवों अथवा सूचनाओं को, नया अनुभव या सूचना जो होती है, ठीक है, उसको पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करना ही आपका आत्मसातीकरण है। एक जो और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक बालक कार के विषय में जानता है और जब वह बस और ट्रक को भी कार कहता है तो इसका मतलब है वो एसिमुलेट कर रहा है। अभी वो कार और बस ट्रक में अंतर नहीं समझ रहा है। उसमें उसको दिखाई देता कि 4 पहिया इसमें लगा हुआ है, ये भी चलती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलती है, और इसके कारण वो क्या कर रहा है, उस कार में ही बस और ट्रक को भी फिट करने का प्रयास कर रहा है। यानी कार के विषय में जो उसकी पूर्ववर्ती जो मानसिक संरचना बनी हुई है, उसी में बस और ट्रक का जो नई चीज़, नया अनुभव उसको देखने को मिल रहा है, उसको भी एसिमुलेट करने का प्रयास कर रहा है, उसको भी आत्मसातीकरण करने का प्रयास कर रहा है। यह क्या है, आत्मसातीकरण करने का एक उदाहरण है बालक के द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और समझने के लिए आत्मसातीकरण को, कि बालक गेंद से खेलना जानता है, यानी गोल गेंद से वो खेलना जानता है। गेंद के बारे में एक मानसिक स्ट्रक्चर उसका, या कह सकते हो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर उसका बन रखा है, एक फ्रेमवर्क उसने बना रखा है गेंद के विषय में। अब वह सेब पड़ा हुआ देखता है तो उसको भी पहले क्या करता है, अब पूर्ववर्ती जो बौद्धिक संरचना गेंद वाली बनी हुई है, सेब को भी उसी में फिट कर रहा है, वो सेब को भी गेंद समझने की भूल कर रहा है, या कह सकते हो कि गेंद को उसी में फिट कर रहा है। फिट करने की ये जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम आत्मसातीकरण कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा पूर्व बौद्धिक संरचना जो बनी हुई है, उसी में नवीन कोई अनुभव मिलता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो उसी में उसको फिट करने का प्रयास करता है। इसी फिट करने की प्रक्रिया को हम आत्मसातीकरण करने की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे बालक द्वारा गेंद का मानसिक संरचना पूर्व में बनी हुई है और नया उसको सेब दिखाई देता है, थोड़ा सा अंतर कलर वलर में हो सकता है, लेकिन गोल आकार का दिखाई देता है, तो गोल आकार से एसिमुलेट करके वो उसी में फिट करने का प्रयास करता है और उसको भी उछालने लगता है गेंद की तरह। ये क्या है, आत्मसातीकरण करने का एक उदाहरण है। तीसरा उदाहरण आप देख सकते हैं कि एक बालक हो, जो घरों में आप सब अधिकांश देखेंगे अपने दैनिक जीवन में, कि एक बच्चा होता है जो मोबाइल चलाना जानता है। आजकल बच्चे मोबाइल चलाना सबसे पहले सीख जाते हैं, तो मोबाइल के विषय में वो देख करके जानता है कि मोबाइल जो है कान में लगा कर बात करने के लिए होता है। कभी कभी बच्चे लगा करके कान में बात भी करते हैं। अब मोबाइल का एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, एक बौद्धिक संरचना उसकी पहले से बन रखी है, यानी मोबाइल के विषय में तमाम सारी सूचनाएं, थोड़ा बहुत जो भी जानता है वो, उसके बारे में एक मेंटल स्ट्रक्चर बना रखा है। अब घर में पड़ा हुआ टीवी का रिमोट वो देखता है और रिमोट को भी उठा करके वो कान में लगा लेता है। ये क्या है, आत्मसातीकरण करने का एक उदाहरण है, एक और उदाहरण है। ठीक है, मोबाइल के विषय में वो जानता है और रिमोट को भी बात करने की, यानी मोबाइल में ही वो फिट करने का प्रयास कर रहा है, यानी ये उसका आत्मसातीकरण करने की प्रक्रिया का उदाहरण हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो अनुकूलन की पहली प्रक्रिया होती है, अनुकूलन करने के दौरान जो बालक या हम आप जो पहली प्रक्रिया अपनाते हैं वो आत्मसातीकरण है, जिसको आप समझ रहे होंगे।
अब इसके बाद अनुकूलन के अंतर्गत दूसरी जो मानसिक प्रक्रिया होती है उसको हम समाविष्टीकरण या हिंदी में इसको समायोजन भी कहते हैं और इंग्लिश में इसके लिए एक्मोडेशन शब्द का प्रयोग होता है। समाविष्टीकरण क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तविकता से अनुकूलन करने से पहले की जो परिचित योजना या मानसिक प्रक्रिया से काम नहीं चलता है। यानी जो पहले हमने मेंटल स्ट्रक्चर बना रखा है गेंद के बारे में, बस या कार के बारे में, मोबाइल के बारे में, ये पूर्व बौद्धिक संरचना बनी हुई है। अब हम क्या करते हैं कि आत्मसातीकरण में तो हमने देखा कि बच्चा पहले जो भी कुछ नया अनुभव होता है उसी में फिट करने का प्रयास करता है, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा नया अनुभव होता है कि वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसमें फिट नहीं होता है, वो नई सूचना उसमें आत्मसातीकरण वो नहीं कर पाता है, फिट नहीं कर पाता है। तब वह अनुकूलन की दूसरी उप प्रक्रिया अपनाता है जिसको हम समाविष्टीकरण कहते हैं। ठीक है, समाविष्टीकरण अब क्या करता है कि पूर्व समाविष्टीकरण के सहारे यानी एकोमोडेशन के सहारे वो पूर्व निर्मित जो बौद्धिक संरचना किसी चीज़ के बारे में बना हुआ है, उसका मोबाइल के बारे में, रिमोट के बारे में, ठीक है, अब उसको पता चलता है कि नहीं मोबाइल बात करने के लिए होता है और रिमोट से तो टीवी चलती है, इससे आवाज़ नहीं आती है, तो आवाज़ नहीं आती है, ये उसको एक नया अनुभव मिला। अब वो मोबाइल में उसको फिट करने का तो प्रयास कर रहा था लेकिन इसमें वो सफल नहीं होता है, तब वह समाविष्टीकरण करता है। समाविष्टीकरण का मतलब ये जान जाता है कि नहीं मोबाइल रिमोट को हमें मोबाइल नहीं समझना है। तो समाविष्टीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इससे जो तात्पर्य होता है नवीन अनुभवों के आधार पर पूर्व बौद्धिक संरचना में सुधार करना, परिवर्तन करना, ठीक है, या किसी प्रकार का उसको विस्तार करना और ज़्यादा विस्तृत करना। अगर देखा जाए तो जीवन भर हम लोग यही एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रक्रिया के आधार पे ही किसी चीज़ के बारे में हम अपना कॉग्निशन बनाते हैं। आप देखिए दोनों में अंतर क्या है। एसिमिलेशन में उसी में फिट करने का प्रयास करता है, लेकिन कोई ऐसी सूचना मिल जाती है जिसमें वो बहुत कोशिश करता है लेकिन फिट नहीं कर पाता है, तब वो एक्मोडेशन करता है। ठीक है, एक्मोडेशन की प्रक्रिया क्या है? पूर्व बौद्धिक संरचना में सुधार करना, परिवर्तन करना। हाँ, अब उस जैसे रिमोट और मोबाइल वाले एग्जाम्पल से ही देखिए, जब उसको पता चल गया कि रिमोट को कान में लगाने पर आवाज़ नहीं आती है, ठीक है ना, तब उसको एक नया अनुभव मिला। अब वो क्या कहा कि उस सूचना के आधार पर पुरानी जो मोबाइल के विषय में बौद्धिक संरचना बनी हुई है उसमें वो सुधार करता है, या रिमोट के बारे में भी जो जानकारी उसको होती है, रिमोट को पहले वो मोबाइल समझता है, लेकिन जब उसको ये जानकारी, ये अनुभव मिलता है कि नहीं रिमोट बात करने के लिए नहीं टीवी ऑन करने के लिए होता है, तब वो इसकी ये नई सूचना जो है उसके आधार पर रिमोट के कंसेप्ट के बारे में या रिमोट का जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर उसका बनेगा उसमें वो परिवर्तन करेगा या चेंज करेगा, या जैसे जैसे रिमोट या मोबाइल के विषय में उसको और ज़्यादा सूचनाएं मिलती जाएंगी वैसे वैसे अपने उस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का उस पर्टिकुलर उस वस्तु या उस चीज़ के विषय में उसको विस्तार करेगा। ठीक है ना, उसमें परिवर्तन लाएगा। तो इसी परिवर्तन या इसी विस्तार को, इसी सुधार को, हाँ, जो प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हम करते हैं उसी को हम एक्मोडेशन कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको और समझ सकते हैं हम कि बालक सभी 4 पैरों वाला जो जानवर देखता है उसको कुत्ता कहता है। मान लीजिए पहली बार वो कहीं जा रहा होता है और कुत्ता देखता है और पूछता है माँ बाप से कि ये क्या है, उसको बताया जाता है कि ये कुत्ता है। अब वो कुत्ते को गौर से देखता है कि इसके 4 पैर हैं, एक पूँछ है, 2 आँख हैं, एक मुँह है, हाँ, 2 कान हैं, ठीक है, और सफ़ेद रंग का है। ठीक है, अब वो जान लिया। इसके बाद फिर कभी उसको बकरी का बच्चा दिखाई देता है। अब बकरी के बच्चे को वो देखता है तो बकरी के बच्चे को कुत्ते का बच्चा कहता है। ठीक है, ये क्या है? ये एसिमिलेशन की प्रक्रिया कर रहा है, यानी कुत्ते के बच्चे में ही बकरी के बच्चे का जो गुण है वो कुत्ते के बच्चे का गुण समझ करके उसमें फिट करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसको एक नई चीज़ और पता चलती है, दोनों की आवाज़ में अंतर होता है कि कुत्ता भौं भौं करता है और बकरी म्यां म्यां करती है। जैसे ही आवाज़ को लेकर के उसको एक नई सूचना मिलती है तब उसका जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बना हुआ था उसमें वो सुधार की प्रक्रिया करता है, कहता है नहीं ये तो इसकी आवाज़ दूसरे तरह की है, इसकी आवाज़ दूसरे तरह की है, ये तो किसी ने उसको बता दिया कि ये बकरी का बच्चा है। ठीक है, अब वो
कुत्ते के बच्चे और बकरी के बच्चे में अंतर करना सीख जाता है। इसी को हम समाविष्टीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब जैसे 4 पैरों को कुत्ते को देख करके 4 पैरों वाले जितने भी जानवर दिखाई देंगे सबको वो कुत्ता समझता है, लेकिन बाद में वो क्या करता है, थोड़ा बड़ा होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका सही होता है, तो धीरे धीरे वो वर्गीकरण करने लगता है कि नहीं ये कुत्ते का बच्चा है, ये बकरी का बच्चा है, ये बिल्ली है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीवन भर व्यक्ति का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो इसी अनुकूलन की प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली इन्हीं 2 उप प्रक्रियाओं, जिसको हम एसिमिलेशन और एक्मोडेशन कहते हैं, इन्हीं 2 उप प्रक्रियाओं के सहारे हमारा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता रहता है। तो आज हमने जीन पियाजे के 1-2 जो महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं, जिसको हमने कॉग्निटिव फंक्शनिंग, संगठन, अनुकूलन और अनुकूलन के अंतर्गत आने वाली एसिमिलेशन और एक्मोडेशन की प्रक्रिया को समझा। आगे एक नए वीडियो में किसी जीन पियाजे से संबंधित दूसरे कंसेप्ट को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी के स्वस्थ रहने की आशा करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।